हाँ, तो चलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू कर्णावती विद्या विहार, विषय विज्ञान कक्षा 10। अभी आपका जय प्रक्रमाला लेसन चल रहा था। जय प्रक्रमाला लेसन के अंदर आपको यहाँ पे पहुँचे थे उत्सर्जन 6.5 पे। उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव का उत्सर्जन किस प्रकार होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ना है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर की रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वक्र में मूत्र बनाने के बाद मूत्रवाहिनी में होता है, मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक कि मूत्रमार्ग से यह निकल नहीं जाता है। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल वक्र में रुधिर में से अलग कर लिए जाते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वक्र में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वक्र में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। ये नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वक्र में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए, आपको ये पेशेंट आपका दिया हुआ है कृत्रिम वक्र। तो कृत्रिम वक्र आपको कैसे लगाते हैं, किस पेशेंट की को ज़रूरत पड़ती है। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारण जैसे संक्रामक आघात या वक्र में सीमित रुधिर प्रवाह वक्र की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। वह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है जिससे मृत्यु भी हो जाती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वक्र का उपयोग किया जाता है, यानी ऑपरेशन के द्वारा दूसरा वक्र लगाया जाता है। कृत्रिम वक्र का उपयोग करने ये कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वक्र बहुत ही अर्धपरागम आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होती है। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रभावित कराते इस मार्ग में रुधिर में अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित हो जाता है। ये वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन ये एक अंतर है कि इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनराशोषित हो जाता है। यानी कि जो हमारा अंदर शोषित करने वाला जो होता है, जो हमारा बेकार पदार्थ होता है, वो हमारा मूत्रवाहिनी द्वारा निकाल लिया जाता है, और जो फिल्टर होकर के हमारे वक्रों के द्वारा शरीर के अंदर जो दौड़ता है खून के साथ पानी, तो वो हमारा जो काम का होता है वो उधर वक्र हमारा उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। जिनके वक्र ये खराब हो जाते हैं तो बनावटी तौर पे जो बताया गया कृत्रिम वक्र, तो उनको कृत्रिम वक्र यानी बाहर जब कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो उसके वक्र मरने के बाद यानी कुछ समय तक जीवित रहते हैं, तो उसकी इच्छा अनुसार या उसके परिवारजनों की इच्छा अनुसार उसको पहले से बात कर ली जाती है, तो उसके वक्र को निकाल करके दूसरे पेशेंट को सर्जरी के द्वारा उसको लगाया जाता है। इसमें कोई लिंग नहीं देखा जाता है कि ये स्त्री लिंग का है या पुरुलिंग का है या कितनी आयु है, वो किसी भी उम्र का उसको
होता है तो उसको दवा के द्वारा उसको साफ करके और उसमें डॉक्टर लोग सर्जरी के द्वारा उसको लगा देते हैं। तो देखिए विचार करें, अंगदान। अंगदान क्या है? अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें कि ऐसे व्यक्ति का अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य कर ना रहा हो। ये दान दाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जाता है। अंग और उत्तक दान में दानदाता की उम्र लिंग मायने नहीं रखता है। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमार या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। जब हम कभी खेलते हैं या कभी एक्सीडेंट हो जाता है या बीमारी के कारण कोई अंग खराब हो जाता है, तो अगर अंग हमको वो मिल जाता है तो डॉक्टर से पहले से बात करके रखनी पड़ती है। तो वो उसका पैसा भर करके, अगर जो मरने वाले के परिवार वाले सहमत होते हैं और यह जो व्यक्ति है मरने वाला उसकी सहमति होती है, तो उसका अंग दान करके उसको सर्जरी के द्वारा दूसरे पेशेंट को लगा दिया जाता है और उस पेशेंट का अंग वो कार्य करने लग जाता है। अंग दान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कार्निया, गूदे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत, अस्थिमज्जा शामिल होते हैं। इस प्रकार के अधिकांशतः अंगदान व उत्तक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं। जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मानसिक को यानी मस्तिष्क के मृत घोषित कर देता है, यानी कि हमारा मस्तिष्क जो सबसे पहले मृत घोषित हो जाता है, जो अपने मस्तिष्क की जो अस्थियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, तो डॉक्टर जब बता देता है कि ये डेड हो गया है और उसके अंग नीचे अंदर श्वासें कुछ समय तक चलती रहती हैं या कुछ समय तक अंग हमारा गर्म रहता है, तो समझते हैं कि अभी इसके अंग कार्य कर रहे हैं, तो डॉक्टर उस दौरान उसको उसके परिवार की सहमति से उसको ऑपरेशन द्वारा निकाल लेता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने ये पढ़ा। इसके बाद में आप देखिए पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ प्रयुक्त करते। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन में अपशिष्ट उत्पाद कहीं जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों को जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद कोशिका रितिका में संचित रहते हैं। पौधे से गिरने वाली पत्तियों में अवशिष्ट उत्पाद संचित रहता है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप में कुछ अपशिष्ट पदार्थों को आसपास की मृदा में सर्जित किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका ये पाठ जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसके बाद आपने क्या सीखा है इसके अंदर आप स्वयं पढ़ लेंगे और जो ये प्रश्न दिए हैं ब्लू प्रिंट से, इस प्रश्नों को आप इसके अंदर से छांटिए और छांट करके पक्के नोट के अंदर कंप्लीट कीजिए। इस पाठ के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको लिखा देंगे, वो आपको हम बोर्ड पे समझा कर आपको भेज देंगे।